हाँ जी, स्वागत करते हैं आप सभी का आज की इस कक्षा में। आज की इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं वो सब आप लोगों ने थंबनेल एवं टाइटल में देख ही लिया होगा। तो हम लोगों ने नंबर सिस्टम की सीरीज शुरू कर रखी थी और एक क्लास हम लोग नंबर सिस्टम में कर चुके थे। देखिएगा वो क्लास इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, मैं बोलूँगा इंपॉर्टेंट थी भी और नहीं भी थी, क्योंकि जो लोग बिगिनर्स हैं जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा वो लोग उस क्लास को डेफिनेटली देखे, ठीक है। उनके लिए मैंने उस क्लास में एकदम बेसिक से उठा के नंबर सिस्टम बताया था, ठीक है। और जिन लोगों को आता है या जिन जो लोग केवल एकदम मतलब हाई लेवल की चीज़ें पढ़ना चाहते हैं वो आज की क्लास से कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए आज की इस क्लास में सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, चाहे L1 वाले हों, चाहे L2 वाले हो, रीट वाले हों, चाहे सीटेट वाले हों, सभी में ये टॉपिक पूछा जाता है। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम लोग शुरू करते हैं। और मेक श्योर करिएगा अगर आप लोग चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। और पीछे की क्लास में देखिएगा हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें इस प्रकार की पढ़ी थी और हम लोगों ने लास्ट में जो खत्म किया था वही तीन संख्याएं पढ़ के और पूर्ववर्ती एवं परवर्ती संख्याओं पे खत्म कर दिया था। ठीक है, पूर्ववर्ती एवं परवर्ती संख्याओं में हम लोगों ने टॉपिक को खत्म किया था। तो आज की इस क्लास में आप पूछेंगे कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम लोग पढ़ेंगे भाज्य और अभाज्य संख्या। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है भाज्य संख्या और क्या नहीं होती है भाज्य संख्या। ठीक है, एक ही बात है क्योंकि जस्ट अपोजिट होती है दोनों एक दूसरे की। तो देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि भाज्य संख्या होती है किस प्रकार से। देखो गुणनखंड का मैंने आप लोगों को बताया था कि गुणनखंड किस प्रकार से निकाले जाते हैं। तो गुणनखंड अगर किसी संख्या के दो से अधिक गुणनखंड हो, किसी संख्या के दो से अधिक गुणनखंड हो, अधिक गुणनखंड हो, ठीक है, दो से अधिक गुणनखंड हो तो वो संख्या क्या हो जाती है, वो संख्या भाज्य संख्या हो जाती है। अगर कोई भी संख्या है जिसके दो से अधिक गुणनखंड है तो वो संख्या क्या हो जाती है, भाज्य संख्या हो जाती है। जैसे जैसे मैं आपको संख्या दूं 10, अब 10 के गुणनखंड आप लोगों को पता है, एक होता है, दो होता है, पांच होता है और फिर खुद 10 होता है। तो चार गुणनखंड निकल के आ गए, तो चार वाले तो दो से ज्यादा ही है, तो ये भी एक भाज्य संख्या है। क्लियर है। तो भाज्य संख्या क्या हो गई, जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो। ठीक है, भाज्य संख्या बहुत सारी हो जाती है। ठीक है, दो तो छोड़िए, दो का कॉन्सेप्ट मैं अभाज्य पढ़ाने के बाद में बताऊंगा। लेकिन आप लोगों को साथ ही में बताऊं अगर अभाज्य के बारे में भी, तो अगर दो गुणनखंड होंगे तो वो संख्या भाज्य हो जाएंगी। ठीक है, और दो से ज्यादा होंगे तो वो भाज्य हो जाएंगी। अब जब आप लोग पूछेंगे सर दो क्या है, दो देखिए, दो का एक तो गुणनखंड एक होता है और एक दो होता है खुद, तो टोटल टू गुणनखंड है ना इसके, टू फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो जब दो गुणनखंड हुए तो ये कौन सी चली जाएगी, अभाज्य में चली जाएगी। ठीक है, दो क्या हो जाएगी, अभाज्य हो जाएगी। अब आप लोग बोलेंगे सर एक भाज्य भी नहीं है और अभाज्य भी नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि एक का केवल एक ही गुणनखंड होता है और वो है एक। थोड़ा सुनने में अजीब साउंड कर रहा होगा, लेकिन एक का केवल एक ही गुणनखंड होता है, वो है एक। ठीक है, तो वो न तो भाज्य है और न ही अभाज्य, क्योंकि भाज्य के लिए हमें चाहिए कि दो से ज्यादा हो और अभाज्य के लिए हम लोगों को चाहिए कि दो हो। ठीक है, तो क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, फिर आगे बढ़े। तो अब देखिए अभाज्य संख्याएं देखते हैं, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। देखिए अभाज्य संख्याओं के बारे में हम लोगों ने अभी पढ़ा कि जिसके दो गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती है। दो भी गुणनखंड कौन कौन से होंगे, एक तो खुद हो गई, संख्या स्वयं हो जाएगी। ठीक है, और एक एक हो जाएगा, तो ये दोनों गुणनखंड ही होते हैं अभाज्य संख्याओं में। अब आप पूछेंगे कि सर जो अभाज्य संख्याएं हैं वो है कौन कौन सी, तो अभाज्य संख्याएं होती है दो, तीन, पाँच, सात, 11, 13, 17, 19, 23, 29। ठीक है, इस प्रकार से चलती जाती है। क्लियर है। अब देखिए एक्चुअल में प्रश्न यहां से नहीं पूछा जाता इतना, प्रश्न क्या पूछा जाता है, प्रश्न देखिएगा। प्रश्न दो तरीके से बनेंगे, प्रश्न बनेंगे 1 से 25 तक कितनी अभाज्य होती है। ठीक है, 25 से 50 तक कितनी अभाज्य होती है, या फिर यहां लिखते हैं 1 से 50 तक कितनी होती है। ठीक है, 1 से 50 तक कितनी अभाज्य होती है। फिर पूछेगा 25 से 50 तक कितनी होती है, उसके बाद में यहाँ लिखते हैं 1 से 100 तक, और फिर हम देखते हैं 50 से 100 तक। ठीक है, इस प्रकार से देख लीजिए, फिर आप लोग और भी निकाल पाएंगे। बट एक बार ये देख लीजिए 1 से 25 तक ना टोटल 9 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, नौ कौन कौन सी होती है, इधर ही देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, ये 9 अभाज्य संख्याएं होती है जो 1 से लेकर 25 के बीच में होती है। अब पूछे कि 1 से 50 तक कितनी होती है, तो 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्या होती है। इसी प्रकार से आगे चलती जाती है। लिख के बताऊं, 31 होती है, 37 होती है, फिर 41 होगी,
43 होगी, और उसके बाद में 43 के बाद में 47 हो जाएगी। काउंट करिएगा कितनी हुई, 10, 11, 12, 13, 14, 15 हो गई। ठीक है। अब आपसे पूछ ले कि 25 से 50 के बीच में, तो आप लोगों को पता है कि यहाँ से यहाँ तक 9 है, यहाँ से यहाँ तक 15 है, तो यहाँ से यहाँ कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी। तो 25 से 50 तक कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी। अब चलिए 1 से 100 तक कितनी होती है, अगर आप लोग काउंट कर सकते हैं तो वीडियो को पॉज करके अभी काउंट कीजिए। 1 से 100 तक कितनी होती है, अगर आप लोग काउंट कर सकते हैं तो काउंट करिएगा। और मैं आंसर बता देता हूँ, क्योंकि इतनी देर हम लोग रुक नहीं सकते ना, ऑनलाइन क्लास है। देखिए 1 से 100 तक टोटल 25 संख्याएं होती है। ठीक है। वही है, 50 से 100 तक भी आप इसी प्रकार निकाल लेंगे कि आप लोगों को पता है कि 1 से लेकर 50 तक कितनी है, 1 से 50 तक 15 है। ठीक है। 1 से 100 तक आप लोगों को पता है कि 25 है, तो फिर 50 से 100 तक कितनी हो जाएंगी, 10 हो जाएंगी ना। तो यहाँ 10 हो जाएंगे। बस इतना ही पूछता है, और अभाज्य संख्या में कुछ ज़्यादा डिटेल में वो जाता नहीं है। ये सारी चीज़ें पूछी जाती है, और अभाज्य संख्या में आपको याद रखना होता है कि अभाज्य संख्या होती क्या है, कौन कौन सी होती है, और मैं बोलूंगा कि 100 तक की तो आप लोग एकदम उंगलियों पे याद करके रखिए। ठीक है। क्लियर है। अब देखिए अभाज्य के नाम पे ही हम लोग दो चीजें और सीख लेते हैं, दो अभाज्य के नाम पे ही दो संख्याएं और आती हैं, और क्या क्या होती है वो समझिएगा। देखिए एक आती है हमारी सहअभाज्य संख्याएं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में समझाता हूँ। देखिए एक आती है हमारी सहअभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं क्या होती है, सहअभाज्य संख्याएं हम लोग इनको को प्राइम पेयर भी बोलते हैं, को प्राइम पेयर, को प्राइम पेयर भी कहा जाता है। देखिए सहअभाज्य संख्याएं क्या होती है, सहअभाज्य संख्या ऐसे नहीं है कि केवल अभाज्य संख्याओं को ही हम लोग सहअभाज्य बोलेंगे, नहीं। सहअभाज्य संख्याएं वे होती हैं, ये एक हमेशा देखिए यहाँ नाम क्या मिला आपको, पेयर मिला, तो ये हमेशा एक जोड़े में होती है, अकेला नहीं घूमता इनमें, सहअभाज्य संख्या अकेला नहीं घूमता। ठीक है, अकेली नहीं घूमती मैं कहूँगा। ठीक है, सीधी सी बात है कि ये जोड़े में होंगी, और दो के जोड़े में ही होंगी, और पेड़ हमेशा दो का ही होता है। इतना मुझे कुछ बताने की जरूरत थी नहीं, बट मैंने बता दिया। ठीक है, कोई नहीं है। अब देखो सहभाज्य किस प्रकार से निकालते हैं, सहभाज्य निकालते हैं जैसे मैं लिखता हूँ 8 और 9 को। ठीक है। अब आप लोग समझेंगे कि 8 और 9 में सर कुछ समझ में नहीं आया, तो देखो मेरे को एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ कि 8 और 9 में आप लोग क्या कॉमन ले सकते हो, कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो एक लिख सकता हूँ ना मैं। तो जिनमें एक कॉमन हो, बस जिनमें कुछ कॉमन नहीं हो, वो सारी की सारी संख्याएं क्या हो जाती है, सहभाज्य हो जाती है। तो 8 और 9 क्या हो जाएंगे, सहभाज्य संख्याएं। ठीक है, क्लियर है। अब जैसे 10 और 11, अब क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं है, एक आएगा। ठीक है। और पेयर बनाए 11 और 12, इनमें भी कुछ भी कॉमन नहीं है। और पेयर बनाए 12 और 13, कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है। अब जैसे मैं पेयर बना दूं 5 और 15, अब इनमें कॉमन आ गया, 5 कॉमन आ गया, तो ये सहभाज्य नहीं हो सकती। ठीक है, बल्कि ये तीनों की तीनों जो है ये सहभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। तो सहभाज्य संख्याएं भी आप लोगों को समझ में आई होंगी, आई होप। समझ में आई ना, कमेंट सेक्शन में बताइए समझ में आई हो तो। और समझ में आ गया हो तो जरा सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, अगर पहली बार हो तो। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और सहभाज्य संख्याएं समझने के बाद में एक संख्या और आती है, युग्म अभाज्य संख्या। ठीक है, युग्म अभाज्य संख्या, युग्म अभाज्य संख्या। युग्म अभाज्य संख्याएं क्या होती है, ठीक है, सीधी सी बात पूछूं कि युग्म अभाज्य संख्याएं क्या होती है। इनको ट्विन प्राइम नंबर भी बोलते हैं, ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, इन संख्याओं को ट्विन प्राइम नंबर भी कहा जाता है। देखिए युग्म अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, इनको समझने के लिए आप लोगों को समझना पड़ेगा कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। जो आप समझ चुके हैं, तो मतलब आप ट्विन प्राइम नंबर के बारे में भी समझ चुके हैं। क्या नहीं समझे आप लोग, वो देखिए। देखिए युग्म अभाज्य संख्याएं कुछ भी नहीं होती, सीधी सी बात है। मैं पिछले स्लाइड में लेके चलता हूँ। आप लोग देखिए, आप लोग देखिए और मुझे बताइए कि किन दो संख्याओं को, ठीक है, किन दो संख्याओं को हम लोग देखें कि उनका अंतर केवल 2 है। अभाज्य संख्या की बात कर रहा हूं मैं, इनका अंतर हमेशा 2 होना चाहिए, वही संख्याएं क्या हो जाएंगी, युग्म अभाज्य संख्या हो जाएंगी। तो यहाँ आप लोग देखेंगे, एक सेकेंड ना, ऊपर वाले तो काउंटिंग है, तभी मैं सोचूं मैंने 4 को कब बता दिया अभाज्य संख्या। ठीक है, अब यहाँ आप देखेंगे, यहाँ आप क्या देखेंगे, देखेंगे कि 3 और 5 2 का डिफरेंस है, 5 और 7 2 का डिफरेंस है, 11 और 13 2 का डिफरेंस है, 17 और 19 2 का डिफरेंस है। ठीक है,
चार पेयर तो हमें यही मिल गए। ठीक है, चार पेयर तो हमें यही मिल गई। कौन कौन से मिले देखिएगा, आगे चलते हैं। 3 और 5, 5 और 7, 9 और 11। 9 तो नहीं था ना, एक सेकेंड ना, रुकिए। 11 और 13, ठीक है, और 17 और 19। तो ये सारी क्या हो जाएंगी, ट्विन प्राइम नंबर, या फिर मैं कहूँ युग्म अभाज्य संख्याएं। अब आपको मैं देता हूँ होमवर्क, पिछले क्लास में भी दिया था, इस क्लास में भी, ठीक है। होमवर्क का आपका ये है कि आप लोग 1 से 100 तक कितनी ट्विन प्राइम नंबर होती हैं, 1 से 100 तक कितनी ट्विन प्राइम नंबर होती हैं, उन सभी को पता लगाएंगे और कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो आज का होमवर्क आपका ये हो गया। क्लास खत्म नहीं हुई है, होमवर्क बस बीच में मुझे लगा कि अब आप लोग कर सकते हैं, तो मैंने आपको होमवर्क दे दिया, ठीक है। तो ये होती है हमारी युग्म अभाज्य संख्याएं। क्लियर है सभी को? तो चार चीजें हम लोगों ने अभी तक पढ़ ली, भाज्य, अभाज्य, सहभाज्य और युग्म अभाज्य, ठीक है। चारों में डिफ्रेंशिएट करना आप लोग सीख गए। नाम जब आप लोग इंग्लिश नाम देखेंगे ना, इंग्लिश लैंग्वेज में, तो आप लोग ज़्यादा जल्दी डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। जैसे ट्विन, ट्विन क्या होता है, जुड़वा, जुड़वा क्या होता है, जिसमें जुड़वा हमेशा वो होगा, जुड़वा क्या होता है, दो मान लीजिए एक साथ जन्मे हो तो अंतर देख लीजिएगा, दो का अंतर हो तो वो ट्विन प्राइम नंबर हो जाएगी। उसके बाद में को प्राइम पेयर क्या हो जाएगा, पेयर मतलब जोड़ा होना चाहिए, को प्राइम मतलब जिनमें कॉमन नहीं होना चाहिए कुछ भी, सिर्फ एक आएगा, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो हमेशा उसको एक ही बोलेंगे, तो किसी भी लैंग्वेज में हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। हमारे अलग अलग मतलब शब्द होते हैं, हम लोग जैसे छोटे थे तो किसी चीज में आप लोगों को पूछ लिया कि 100 शब्दों में उत्तर दीजिए, तो फिर बात बड़ा चढ़ा के लिखते थे, पहले एक लैंग्वेज में, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इस प्रकार से लिखते थे, तो वो समझ जाइएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, और आगे चलकर हम लोग सम एवं विषम संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। सम एवं विषम संख्याएं एक ही स्लाइड में पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सम, विषम, रुकिए अलग अलग लिखते हैं थोड़ा, सम संख्याएं, और यहाँ लिखते हैं हम लोग विषम संख्याएं, विषम संख्याएं। देखिए सम और विषम संख्याओं की चर्चा करें तो सम और विषम संख्याएं क्या होती है, देखिएगा जरा। सम संख्याएं वे संख्याएं होंगी जिनमें दो का पूरा पूरा भाग चला जाए, पूरा पूरा भाग चला जाए और इनमें नहीं जाता, ठीक है। सम संख्याएं कौन सी हो जाएंगी, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, इस प्रकार से चलती जाती हैं। विषम संख्याएं कौन सी हो जाएंगी, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ठीक है, इस प्रकार से आगे चलती जाती है। क्लियर है? तो सम संख्या और विषम संख्या समझ में आई। समझ में तो मतलब सभी को रहती हैं ऑलरेडी, सब लोग एकदम धुरंधर बैठे हैं मैथ्स में, लेकिन अगर किसी को नहीं समझ में आई तो एक बार आप लोग देख सकते हैं, हल्की सी चीज है, आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़े, और आगे बढ़कर आप लोगों ने बहुत बहुत कुछ सीख लिया है, ठीक है। जैसे चार तो आपने अभाज्य के नाम पे सीख ली, दो ये सीख ली, छह, और धीरे धीरे हम लोग सब कुछ सीख जाएंगे, ठीक है। आप लोग पूरा मैथ्स में एकदम इंटेलिजेंट बन जाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं, और आगे हम लोग अब एक महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, और महत्वपूर्ण से मेरा तात्पर्य ये है कि आपका एक, जैसे L1 की बात करूँ, L2 में तो लगभग पूरी मैथ्स ही है, ठीक है। L1 की बात करूँ तो आपका एक टॉपिक जो है वो इसी से संबंधित है, दशमलव वाला, ठीक है। तो अगर आपको ये समझना है तो पहले वो दशमलव पढ़ना पड़ेगा। अब मैं नंबर सिस्टम में दशमलव कैसे पढ़ा दूँ, थोड़ा मतलब लास्ट में देखेंगे, अलग टॉपिक के तौर पे ही पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन मैं पूरा पूरा प्रयास करूंगा आप लोगों को समझ में आ जाए। तो देखिए सबसे पहले पढ़ते परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, देखिए परिमेय संख्याएं क्या होती है। परिमेय संख्याएं परिभाषा तो आप लोग बचपन से पढ़ते आए होंगे। वे संख्याएं जिन्हें p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ क्यू बराबर नहीं है जीरो। कुछ समझ में नहीं आता, किसी ने कुछ नहीं उखाड़ा इस परिभाषा को सीखने के बाद में, ठीक है। अब बेसिक तरीके से सीखते हैं, होती क्या है देखिएगा। मैं उदाहरण दूं, जैसे जैसे मैं लिखूं कुछ भी, जैसे कोई भी संख्या लिख लो ना, सीधी सी बात है, कुछ भी संख्या लिख लो, एक ही बात, सारी की सारी लगभग प्राइम सॉरी माफ कीजिए, परिमेय संख्या होती है, ठीक है। बस मेरी दिक्कत यही है कि एक चीज का भूत नहीं उतरता। अब मैंने एक दो चीजें छोड़ी हैं, मतलब प्राइम नंबर में भी एक दो चीजें छोड़ी हैं जिनको मैं करवाऊंगा, लेकिन मैंने वो चीजें बचा के रखी हैं। हम लोगों जैसे ये नंबर सिस्टम कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद में हम लोग प्रश्न उत्तर करेंगे, पीवाई क्यूज या एमसीक्यूज बोल सकते हैं, प्रैक्टिस करेंगे।
तो वहाँ मैं उन चीज़ों को डिस्कस करूंगा, तो मैं बस उन्हीं के बारे में सोच रहा था कि कहाँ बताई जाए किस प्रकार से, बट कोई नहीं, वही देखेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वो वीडियो भी अगर आपको देखनी हो तो, ठीक है। अब देखिए परिमेय संख्या देखते हैं। पी बट्टा क्यू से मेरा तात्पर्य है, आप लोग ये समझिए कि पी बट्टा क्यू वगैरह सब छोड़ दीजिए, आप लोग समझिए कि उन संख्याओं को हम लोगों को केवल भाग में लिखना है। संख्याओं को हम लोगों को केवल भाग में लिखना है, आप लोग ये समझिए, ठीक है। जैसे जैसे क्या मतलब, मैं कुछ भी संख्या लिखूं 5, अब आप लोग बोलेंगे सर ये तो अभाज्य अपरिमेय हो गई, क्योंकि इसको तो हम लोग भाग में लिख नहीं सकते। बिल्कुल लिख सकते हैं, 5 को मैं 10/2 नहीं लिख सकता क्या? 5 को मैं 15/3 नहीं लिख सकता क्या? 20/4 भी तो लिख सकता हूँ, तो किसी भी प्रकार से मैं लिख सकता हूँ। तो ये हो गई क्या, हमारी परिमेय संख्या। तो जितनी भी ये पूर्ण संख्याएं जो होती हैं, ये सारी क्या हो जाएंगी, परिमेय हो जाएंगी। अब आप लोगों के मन में एक डाउट होगा कि सर प्लस वाली तो पता है, लेकिन माइनस वाली अगर संख्या आ जाए, जैसे -5 है, इसको -10/2 लिख सकते हैं, तो सर ये क्या होगी, तो होंगी ये भी, मतलब जितने भी पूर्णांक होंगे, सीधी सीधी भाषा में मैं कहूँ, चाहे मतलब पूर्णांक का मतलब क्या होता है, प्लस वाली सारी संख्याएं, माइनस वाली बस मतलब पूरी होनी चाहिए, कंप्लीट संख्या होनी चाहिए, और साथ ही में जीरो, ये सारी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। अब आप लोग बोलेंगे ना कि सर ऐसे थोड़ी ना होता है, आप लोगों ने परिभाषा में तो मना कर रखा है कि जीरो नहीं होगा, लेकिन मैंने वहां ऐसा मना नहीं किया, जीरो को मैं 0/2 लिख सकता हूँ, जीरो ही आता है। अब आप लोग बोलेंगे सर यहाँ तो जीरो नहीं होना चाहिए, तो बेटा ध्यान से देखो, यहाँ मैंने क्यू के मान में जीरो नहीं होना चाहिए ये कहा है। क्यू का मान कहाँ लिख रखा है, नीचे, तो नीचे तो 2 है, मेरा नीचे तो 2 लिख रखा है मैंने, तो यहाँ तो जीरो नहीं है, ठीक है। तो मतलब ये क्या हो जाएगी, ये हमारी एक जीरो जो है वो परिमेय संख्या हो जाएगी, क्लियर है। समझ में आया कि जो परिमेय संख्या है वो कौन कौन सी होती है, प्लस वाले मतलब पूर्णांक देख लीजिए ना, पूर्णांक पूरा के पूरे जो भी पूर्णांक है वो सारे परिमेय होंगे। उसके बाद में कोई संख्या भी बट्टा में हो, जैसे 7/3 लिख दूं, अब ये भी परिमेय है, 6/9 लिख दूं, ये भी परिमेय है, ठीक है। अब उसके बाद में ना दशमलव की कॉन्सेप्ट आती है, ठीक है, दशमलव की अवधारणा आती है, लेकिन उससे पहले दशमलव वाली हम लोग पढ़ेंगे, जस्ट एक स्लाइड के बाद में पढ़ेंगे, बट मैं आपको सबसे पहले अपरिमेय बता दूं, ठीक है, ताकि दशमलव की सारी चीजें हम लोग एक साथ ही निपटा लें। तो सबसे पहले मैं आपको अपरिमेय बता देना चाहता हूं, देखिएगा। अपरिमेय, अपरिमेय संख्याएं, देखिए अपरिमेय संख्याएं कुछ नहीं होती, मतलब जस्ट अपोजिट है किसका, परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्याओं में मैंने आपको क्या बताया कि वे संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में नहीं, माफ कीजिए, लिख सकते हैं, परिमेय कहलाती हैं। तो अपरिमेय वो संख्याएं हो जाएंगी जिन्हें हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है। जैसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते, ये वाली हो जाएंगी। अब जैसे बात करूं तो बहुत सारे उदाहरण है, ठीक है, जैसे √3, √7। अब आप लोग नहीं समझेंगे, सीधी सी बात है, आप लोग ऐसे बोलेंगे कि सर √7 को भी तो हम लोग √7/2 लिख सकते हैं, 2 से 2 कट जाएगा। लेकिन जब आप लोगों ने परिभाषा पढ़ी कभी भी, जब आप लोगों ने परिभाषा पढ़ी कभी भी, एक सेकेंड, हाँ यहाँ देखिए, जब आप लोगों ने परिभाषा पढ़ी तो यहाँ एक चीज और नोट करिएगा कि कभी भी आप लोग परिमेय की परिभाषा देखें तो यहाँ पी व क्यू जो है वो क्या हो जाते हैं, हमारे पूर्णांक होते हैं, या मैं कहूँ कि जो मतलब ये कंप्लीट नंबर होते हैं, ऐसे नहीं कि मतलब पॉइंट्स में आ गए, ऐसा नहीं होता, ये कंप्लीट नंबर होते हैं, पी और क्यू, ठीक है। तो वहां देखो, अब वहां आप लोग देखेंगे, क्या देखेंगे जी, वहां आप लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे देखो p/q लिखा है, तो आप बोलेंगे कि देखो p है, p का मान तो समझ में आता है, और q का मान है ये भी समझ में आता है कि p बराबर तो 2√7 है, और q बराबर 2 दे रखा है, तो q तो मान लीजिए पूरा है, लेकिन यहाँ पे तो पॉइंट्स में आ गई ना वैल्यू, तो ये तो अपरिमेय संख्या नहीं, ये अपरिमेय संख्या परिमेय नहीं हो सकती, ठीक है। अभी भी नहीं समझे होंगे आप, मेरे को पूरा पूरा यकीन आप पे, ठीक है। तो समझाते हैं, देखिएगा जरा, बस थोड़ा इरेज कर दे फिर समझाते हैं, यहाँ से भी हल्का सा मिटा दे फिर देखिएगा जी। अब देखिए अपरिमेय में सीधी सीधी बताऊं तो वे संख्याएं आती हैं, अपरिमेय में कौन सी संख्याएं आती हैं, जिनका हम लोग पूरा का पूरा अंडर रूट नहीं निकाल सकते, जिनका हम लोग कंप्लीट वर्गमूल नहीं निकाल सकते, जैसे √4 है, अब इसका तो वर्गमूल निकाल सकते हैं, तो ये परिमेय हो जाएगी, लेकिन √3 का थोड़ी ना निकाल सकते, तो ये अपरिमेय हो जाएगी। पहली चीज याद रखने वाली है। अब चलिए दशमलव की अवधारणा जो थी वो मैं समझाता हूँ, दशमलव वाली बात। तो दशमलव का कॉन्सेप्ट क्या था वो देखिएगा।
कुछ भी नहीं था, बहुत सीधा साधा कॉन्सेप्ट है। देखिए दशमलव तीन प्रकार का हो सकता है, दशमलव तीन प्रकार का हो सकता है। वैसे देखा जाए तो सीधे सीधे तो दो ही होता है, ठीक है। दो में भी किस प्रकार से, एक तो शांत हो जाता है, एक अशांत हो जाता है। एक शांत हो जाता है, एक अशांत हो जाता है। शांत किस प्रकार से, जैसे 0.33 लिख दिया, अब ये कंप्लीट है, यहाँ रुक गया, इसके आगे नहीं बढ़ रहा, तो ये शांत हो गया। अशांत किस प्रकार हो जाता है, मैं लिख दूं 0.333, इस प्रकार अशांत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अशांत को भी दो भागों में बांटा जाता है, अशांत को भी दो भागों में बांटा जाता है, कौन कौन से, आवृत्ति और अनावृत्ति। आवृत्ति और अनावृत्ति। अब आवृत्ति क्या होती है, आवृत्ति होती है एक टाइम के बाद में रिपीटेशन। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि 0.3 फिर 3 3 3, तो आप लोग इस चीज को बार लगा के भी लिख सकते हैं कि जिस चीज की आवृत्ति हो उसके ऊपर बार। तो जहाँ पे आप लोग बार लगा सके वो तो होती है आवृत्ति। और अनावृत्ति होती है, अब मैं कुछ भी लिख दूं, 0.6 7 3 2 1, 9 2 6 4। अब आपको कोई आवृत्ति दिख रही है, कोई आवृत्ति दिख रही है, नहीं दिख रही, तो ये अनावृत्ति हो जाएगी। तो याद रखिएगा कि जो शांत दशमलव होता है, साथ ही जो आवृत्ति अशांत होता है, जो मतलब एक टाइम के बाद रिपीट होता है, ये दोनों तो होते हैं क्या, परिमेय। ये दोनों तो क्या होते हैं, परिमेय। लेकिन जो अनावृत्ति अशांत है, जिसका कोई अंत नहीं है, जिसको हम लोग मतलब रिपीटेशन में भी नहीं लिख सकते, तो ये हो जाता है हमारा अपरिमेय। बस ये दशमलव की अवधारणा थी। अब इनको ना बदलना सीखेंगे एक क्लास में, इनको बदलना सीखेंगे। परिमेय में हम लोग बट्टा में किस प्रकार लिखते हैं, लेकिन वो आपका एक अलग टॉपिक है, तो वो वही पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अब आप लोग मुझे बता दीजिए कि आप लोगों को यहाँ तक कितना समझ में आएगा। उसके बाद में मैं आपको एक प्यारा सा प्रश्न देता हूँ। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न है, देखिएगा। प्रश्न एक, ऋणेतर संख्याएं कौन सी हैं, ठीक है। प्रश्न ये है, अब आप लोगों को बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन देखिए ऑप्शन देता हूं फिर और आसान लगेगा। जीरो, ऑप्शन बी, जीरो से प्लस अनंत, ऑप्शन सी, रुकिए इसको देखते हैं, यहाँ हटाते हैं, थोड़ा ऑप्शन डिफिकल्ट बनाते हैं। देखिए पॉजिटिव, निगेटिव, चौथा ऑप्शन क्या लिखें, चौथा लिखते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, चौथा हम लोग लिखते हैं इंटीजर। आई से रिप्रेजेंट करता हूं मैं इंटीजर, आई या जेड, ठीक है। ये आपका एक प्रश्न है, मतलब ऑप्शन तो मैंने थोड़ा सोच समझ के बनाए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उत्तर आता हो तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, नहीं आता हो तो भी मतलब कुछ तो तुक्का मार दीजिए, क्या पता तुक्का लग जाए, बट लिखिए तो जरूर कमेंट सेक्शन में। और आप लोग जब तक लिखते हैं मैं बोलता जाता हूँ, ये समझाता जाता हूँ। देखिए आप लोग सभी को पता है जीरो जीरो होता है, पॉजिटिव प्लस वाले संख्या है, नेगेटिव माइनस वाले संख्या है, इंटीजर जो प्लस भी है माइनस भी और जीरो भी है। अब ऋणेतर संख्या मैंने पूछी है, तो इतना तो डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। ऋणेतर क्या होती है भाई, जल्दी से बता दीजिए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जरा, फटाफट से बता दीजिए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बताइए क्या होती है ऋणेतर संख्याएं। अगर ये प्रश्न एग्जाम में पड़ता है तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इस प्रश्न को गलत करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि देखिए हम लोगों ने जो पढ़ रखा है कि ऋणोत्तर संख्याएं जो भी है, बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं कि ऋणोत्तर संख्याएं होंगी नेगेटिव, ठीक है, मतलब जो माइनस में होंगी वो ऋणोत्तर संख्याएं हो जाएंगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। ऋणोत्तर का मतलब होता है कि ऋणात्मक नहीं है जो, मतलब अगर कोई संख्या ऋणात्मक नहीं है तो वो क्या होगी, धनात्मक होगी। तो पॉजिटिव संख्याएं जो होंगी ना उनको हम लोग ऋणोत्तर संख्याएं बोलते हैं। क्लियर है? इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन डाला है कि कभी भी एग्जाम में आ जाए तो इतना सरल प्रश्न तो एटलीस्ट आप लोग गलत ना करें, ठीक है। तो आप लोग बताइए ऋणोत्तर संख्याएं क्या होंगी। ऋणोत्तर संख्याएं वे होंगी जो ऋणात्मक नहीं है, ठीक है। क्लियर है? अभी देखिए हम लोगों ने परिमेय अपरिमेय पढ़ लिया, और साथ ही में हम लोगों ने सम विषम संख्याएं भी पढ़ ली। अब मैं आपको एक बताने वाला हूँ वो संख्याएं जो हम लोग मतलब सबसे बड़ी हो जाती है, एक तरीके से उनका समुच्चय बहुत बड़ा है। वास्तविक एवं काल्पनिक संख्याएं कौन सी पढ़ेंगे, वास्तविक एवं काल्पनिक संख्याएं। देखिएगा यहाँ लिखते हैं हम लोग वास्तविक संख्याएं,
देखिए इतनी संख्याएं पढ़ने के बाद में कुछ भी मतलब हार्ड नहीं है, एकदम इजी सा कॉन्सेप्ट है इनका भी, जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए वास्तविक संख्याएं होती क्या है, वास्तविक संख्याएं होती हैं परिमेय प्लस अपरिमेय, ठीक है, इनका समुच्चय या फिर संग्रह है। समुच्चय नहीं समझ में आया तो इनका संग्रह, मतलब इन सभी को जोड़ दो जो बने वो वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। सारी की सारी परिमेय और अपरिमेय का जो समुच्चय बनता है वो सारा अगर जोड़ने पे जो भी संख्याएं बनती है वो होती हैं वास्तविक संख्याएं। क्लियर है, सभी को क्लियर हुआ ना। परिमेय और अपरिमेय का जो संग्रह है या जो समुच्चय है वो क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है। दूसरी चर्चा करें तो हम लोग पढ़ते हैं काल्पनिक, काल्पनिक संख्याएं। देखिए ये भी बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा आपको, थोड़ा दिमाग का प्रयोग करना पड़ेगा अपने का। सीधा सीधा भगवान को नहीं देना है दिमाग, थोड़ा काम में लेना है। तो देखिए काल्पनिक संख्याएं क्या होती है, काल्पनिक संख्या होती है इनके अलावा जो न तो परिमेय होती है न अपरिमेय होती है, ठीक है। इनके अलावा जो संख्याएं होती हैं या जो संख्याएं वास्तविक नहीं होती वे कौन सी होती है, काल्पनिक हो जाती है, ठीक है। काल्पनिक संख्या किस प्रकार से होती है, काल्पनिक संख्या होती है जैसे मैं एक संख्या लिखूं √-3। अब ये संख्या ना इनकी इसकी हम लोग कल्पना ही कर सकते हैं, वास्तविक तौर पे इसका कोई अस्तित्व नहीं है। इस संख्या का वास्तविक तौर पे कोई अस्तित्व नहीं है, इसका हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए अब आपको इतना नहीं समझ में आया होगा लेकिन अब समझ जाएंगे आप लोग, ठीक है। अब समझेंगे, और अब किस प्रकार से समझेंगे, अब जरा समझने का प्रयास कीजिए कि मैं लिखूं अक्स बराबर, मैंने लिख दिया -√3, ठीक है। अब मैं दोनों पक्षों का स्क्वायर करता हूँ तो यहाँ मुझे एक्स स्क्वायर मिलता है और यहाँ -3 मिलता है। तो ऐसी कोई संख्या याद आती है क्या जिसका स्क्वायर हमेशा माइनस में आता है? ऑब्वियसली नहीं आता। अगर हम लोग किसी मतलब माइनस की संख्या को भी उठाएं, जैसे -2 को ले, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो भी प्लस में ही आएगा। अगर हम लोग प्लस की संख्या को उठाएं इसका स्क्वायर करेंगे तो भी प्लस में ही आने वाला है। अगर हम जीरो को उठाएं इसका स्क्वायर करेंगे तो भी मतलब जीरो ही बनेगा। तो कभी भी ऐसी कोई संख्या ही नहीं बनेगी, एक्स का कोई मान ही नहीं मिलेगा हम लोगों को कि उसका जो वैल्यू है वो -3 हो जाए, उसके स्क्वायर का वैल्यू नहीं होगा ना। तो इसकी तो हम लोग केवल कल्पना ही कर सकते हैं, ये तो वास्तविक रूप से तो असंभव सा लगता है। तो असंभव सा लगता नहीं, ये असंभव ही है। और इन संख्याओं को हम लोग काल्पनिक संख्याएं बोलते हैं, जैसे अंडर रूट में -4 हो गया, अंडर रूट में -6 हो गया, ये सारी संख्याएं, ठीक है। अभी इतना ज़्यादा मैं कॉम्प्लिकेटेड करना तो नहीं चाहता, बट जैसा कि मैंने आपको कहा ये क्लास L1 L2 दोनों के लिए है। तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जो काल्पनिक संख्या है आयोटा से प्रदर्शित की जाती है। कैसे आयोटा होता है इसमें मिला हुआ, जैसे अंडर रूट -1 को ना हम आयोटा बोलते हैं, ठीक है। अंडर रूट -1 को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं। क्लियर है, अंडर रूट -1 को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं। तो आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। बस ये छोटी सी चीज़ें याद रखिएगा। क्लियर है ना, क्लियर है। आगे बढ़े अभी। अब देखिए जैसे मैंने आपको यहाँ एक संख्या लिखी √-4, तो इसको हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे, इसको जैसे मैं 4 को बाहर निकालूँ तो 2 √-1 बचेगा। इसको आयोटा लिख सकता हूँ तो 2 आयोटा, इस प्रकार से भी संख्याएं लिखी जा सकती हैं, काल्पनिक संख्याएं, ठीक है। अब चलिए अब पढ़ते हैं एक बहुत शानदार सा कॉन्सेप्ट, और बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, एकदम इजी सा है और बहुत अच्छा भी है, एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक है। इतना इजी है कि पूछे मत, और इतना ज़्यादा पूछा जाता है कि वो भी मत पूछिए, मतलब बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और बहुत सारे बच्चों को नहीं भी समझ में आता क्योंकि टीचर्स इस पे ध्यान ही नहीं देते, ठीक है। एक दो टीचर्स हैं जो पढ़ाते हैं, बाकी इसको मतलब इग्नोर करके चले जाते हैं, और ये एक ऐसी चीज़ है ना जिसपे आप लोग तुक्के भी नहीं लगा सकते ना फिर। परफेक्ट नंबर्स, परफेक्ट नंबर्स, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे परिपूर्ण संख्या, परिपूर्ण संख्या। देखिए परफेक्ट नंबर या परिपूर्ण संख्या क्या होती है क्या नहीं होती वो जरा देखिएगा। परफेक्ट नंबर होता है, जैसे मैं आपको समझाऊं कि कोई भी संख्या उठाते हैं हम लोग, जैसे एक संख्या होती है 28 जो कि परफेक्ट नंबर है, ठीक है, 28। अब इसका अर्थ देखिए क्या होती है परफेक्ट नंबर। चलिए 28 तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी ना, मैं पहले एक छोटी सी संख्या लेके समझाता हूँ, जैसे 12 है। अब परिपूर्ण संख्या क्या होती है वो समझने के लिए आपको उन संख्या के गुणनखंड करने होंगे। कौन कौन 12 के गुणनखंड है, 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, 4 है, 6 है, 12 है, ठीक है।
ये सारे क्या हो जाते हैं, गुणनखंड हो जाते हैं। किसके किसके गुणनखंड हो जाते हैं, ये 12 के गुणनखंड हो जाते हैं। ठीक है, अब हमें करना क्या होता है, हम लोगों को करना क्या होता है कि हमें 12 को छोड़ देना है। ठीक है, मतलब जो खुद संख्या है उसको तो छोड़ दो, बाकी बचे हुए जो गुणनखंड है ना, इनका योग करो। उनका योग अगर संख्या के बराबर आ जाए तो वो कंप्लीट नंबर होगा, या मतलब आई मीन परफेक्ट नंबर होगा, या फिर परिपूर्ण संख्या होगा। ठीक है, अब इनको जोड़ के देखो, 6 + 4 + 3 + 2 + 1, 10, 3 = 13, 2 = 15 और 1 = 16। 16 12 के बराबर नहीं है, तो ये 12 जो है वो परिपूर्ण संख्या है, परफेक्ट नंबर नहीं होगा। ठीक है, अब आप लोग बोलेंगे सर ऐसा तो नहीं होता, फिर आप लोग एक आध उदाहरण भी दीजिए कि परफेक्ट नंबर कौन सा होगा। तो ऐसे तो आप लोग फेंक रहे हैं सीधा सीधा। नहीं, मैं नहीं फेंक रहा। देखिए, एक संख्या 28, जैसे मैंने आपको कहा परफेक्ट नंबर है, किस प्रकार से है। देखिए, 28 के गुणनखंड कौन कौन से होते हैं, एक होता है, दो होता है, उसके बाद में हमारा दो होता है, फिर 14, फिर सात, सात होता है, एक चार भी होगा ना सात से पहले, चार होगा और सात होगा, 14 होगा। ठीक है, ये सारे गुणनखंड होते हैं किसके, 28 के होते हैं, 14, सात, चार, दो और एक। क्लियर है। अब इनको जोड़िए, इनको जोड़ेंगे तो यहाँ देखिए, 14 और 7, 21, 21 और 4, 25, 25 और 2, 27, 27 और 1, 28, 28 बन रहा है ना, तो 28 एक क्या हो जाएगा, 28 एक परफेक्ट नंबर हो जाएगा। क्लियर है, परफेक्ट नंबर का कॉन्सेप्ट या परफेक्ट नंबर या परिपूर्ण संख्या की अवधारणा क्लियर हुई है आप लोगों को। समझ में आया ना कि परफेक्ट नंबर क्या होता है या परिपूर्ण संख्याएं क्या होती है। आगे बढ़े, एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं, और बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, वो भी देखिएगा। अगला हमारा कॉन्सेप्ट आता है, संख्या आती है पैलिंड्रोम संख्या। कौन सी, पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम। ठीक है, संख्या आज तक कभी नहीं पढ़ी होगी। ठीक है, जिन लोगों ने नंबर सिस्टम पढ़ा भी है उन लोगों ने भी नहीं पढ़ी होगी, और इतना कुछ हाई लेवल का है भी नहीं। लेकिन बस सीधा सीधा अगर प्रश्न पूछ लेगा ना कि निम्न में से पैलिंड्रोम संख्या कौन सी है, तो सबके ऊपर से जाने वाला है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ पढ़ लो। इंग्लिश में भी लिखा हुआ बता देता हूँ, ताकि इंग्लिश में भी कभी लिखा हुआ आप लोग देखें तो समझ जाए। ठीक है, PALINDROME, पैलिंड्रोम। ठीक है, ये संख्याएं होती है। देखो, है कुछ भी नहीं इनमें, सीखना कुछ नहीं है हमें। बस सीधा सीधा याद रखो कि पैलिंड्रोम जो संख्याएं होती है, वे संख्याएं होती हैं जिनको हम लोग ना बचपन में एक ऐसे नहीं खेलते थे क्या, कि ऐसा नाम बताओ जिसको हम लोग उल्टा पढ़े या सीधा पढ़े एक ही होता है। ठीक है, खेलते थे ना ऐसे, कि ऐसा वाक्य बताओ जिसको चाहे उल्टा पढ़े चाहे वो सीधा पढ़े एक ही होता है। तो वही है पैलिंड्रोम संख्या, वही होती है। जैसे वे संख्याएं जिनको हम लोग दोनों तरफ से लिखे हैं तो वो सेम ही निकले। ठीक है, जैसे मैं लिख दूं 2 3 7 3 2। ठीक है, मैं लिख दूं 23,732। अब इनको उल्टा लिखो, दो इधर लेके आओ, तीन लेके आओ, सात लिखो, तीन लिखो, और फिर दो लिखो। वही है ना, 23,732 ही तो बना। तो 23,732 क्या हो जाएगी, एक पैलिंड्रम संख्या। क्लियर है। तो इतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं था, बट यही है कि नाम याद रखना है, और उसके साथ ही में मतलब क्या रिलेशन है वो याद रखना है, तभी जाके प्रश्न सही बन पाएगा। क्लियर है, सभी लोगों को क्लियर हुआ ना पैलिंड्रोम संख्या क्या होती है। अब आगे बढ़े, आगे बढ़े, और एक ना कॉन्सेप्ट, बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट आता है, और वो और सीखेंगे अब हम लोग। देखिए, धीरे धीरे करके सीखते चले जाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। एक क्लास हम लोगों ने कल करी थी, आज एक करेंगे, और लगभग आधा नंबर सिस्टम हम इसमें ख़त्म कर देंगे। और काफ़ी बड़ा है, देखो देखा जाए तो नंबर सिस्टम काफ़ी बड़ा है। जैसे हम लोग अगर एसएससी सीजीएल के लिए पढ़े, तो नंबर सिस्टम की लगभग 40 से 50 क्लास हो जाती है। ठीक है, 40 से 50 क्लास हो जाती है एक एक घंटे की। या जल्दी से जल्दी भी सल्टा निपटाने का प्रयास किया जाए तो हम लोग लगभग देखते हैं कि एकदम, मतलब उस लैंग्वेज में बोलूँ ना, कि अगर हमारी देसी भाषा में बोलते हैं रान काटना, तो अगर उस भाषा में भी बताऊँ तो 30 क्लास तो मिनिमम होती होती है नंबर सिस्टम की। ठीक है, लेकिन रीट की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, लेवल मत भूलिए, रीट की तैयारी कर रहे हैं। रीट में इतना ही पूछा जाता है जितना मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और L1 वालों के लिए तो विशेष करके बता रहा हूँ कि इससे बाहर तो मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो वही है, जितना लेवल हो उतना ही हमें पढ़ना है। तो पैलिंड्रम संख्या हम लोगों ने पढ़ी, अब एक संख्या पढ़ते हैं हम लोग, त्रिक संख्या। कौन सी पढ़ते हैं, त्रिक संख्या। लेकिन उससे पहले एक कॉन्सेप्ट अलग आता है, वो पहले देख लेते हैं। त्रिक तो एकदम इजी सी है, वो तो बाद में पढ़ लेंगे। ठीक है, देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, क्या मैं बताना चाहता हूँ, त्रिकोणीय संख्या।
त्रिकोणीय संख्या। देखिए इजी सी है ये भी, बट देखना तो पड़ेगा ना, समझना तो पड़ेगा। देखिए त्रिकोणीय संख्याएं क्या होती हैं क्या नहीं होती वो देखिएगा जरा। त्रिकोणीय संख्याएं सीखने के लिए आप लोगों को मैं पिरामिड या त्रिभुज सिखाता हूँ, चलिए। त्रिभुज सिखाते हैं फिर त्रिकोणीय समझेंगे। त्रिभुज क्या होता है? तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति। ठीक है, त्रिभुज सीख गए आप। त्रिकोणीय संख्याएं वे होती है जिनसे हम लोग एक त्रिभुज बना सकते हैं। ठीक है, त्रिकोणीय संख्याएं वे होती हैं जिनसे हम लोग एक त्रिभुज बना सकते हैं। जैसे त्रिभुज बना, ठीक है। उसके बाद में ये देख लीजिए, त्रिभुज बना। उसके बाद में आप लोग ये देख लीजिए, त्रिभुज बना। बना ना। और एक और बना के समझाते हैं, उसके बाद में आगे आपको और मेथड बताऊंगा, देखिएगा। त्रिभुज बना ये भी, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी संख्याएं हो गई? तीन हो गए सर्कल, यहाँ पे पांच हो गए, यहाँ पे सर्कल कितने हो गए? यहाँ पे माफ कीजिए, पांच नहीं होंगे, छह हो जाएंगे यहाँ पे। एक सेकेंड, आप यहाँ छह हो जाएंगे। अब यहाँ देख लीजिए 10 हो गए, यहाँ देखिए 15 हो गए। ठीक है, तो ये सारी जो संख्याएं होती है ये त्रिकोणीय संख्याएं होती है। अब देखिए एक चीज जो मुझे भी आज तक नहीं समझ में आई, आपको भी नहीं आएगी, अगर किसी को आती हो तो पता बता देना, मुझे भी समझ में आ जाएगी। ठीक है, एक को भी हम लोग त्रिकोणीय संख्या में शामिल करते हैं, इसको भी हम लोग त्रिकोणीय संख्या में शामिल करते हैं। अब क्यों करते हैं वो पता नहीं, बट करते हैं। ठीक है, एक को भी हम लोग त्रिकोणीय संख्या में शामिल करते हैं। अब जैसे एक, तीन, छ, 10, 15, इस प्रकार से त्रिकोणीय संख्याएं बनती हैं। अब आप बोलेंगे सर अगर एग्जाम में आ गया कि मतलब प्रथम 10 का योग बताओ, तो हम क्या त्रिभुज बनाने बैठेंगे? नहीं बैठोगे, बिल्कुल भी नहीं बैठोगे। ठीक है, मेरी क्लास ली है ना, तो कभी नहीं बैठोगे। देखो अलग चीज सिखाता हूँ। त्रिकोणीय संख्याएं त्रिभुज बनाए बगैर भी निकाली जा सकती हैं। ठीक है, कैसे निकाली जाती है ट्रिक भी बताऊंगा, बेसिक भी बताऊंगा। देखिए एक है, इसमें कितना जोड़ा कि तीन बना? दो जोड़ा। तीन है, इसमें कितना जोड़ा कि छह बना? तीन जोड़ा। छह में कितना जोड़ा कि 10 बना? चार जोड़ा। 10 में कितना जोड़ा कि 15 बना? पांच। अब कितना जोड़ेंगे? दो, तीन, चार, पाँच, छह जोड़ देंगे, 21 आ गया। अब कितना जोड़ेंगे? सात जोड़ देंगे, 28 आ गया। अब कितना जोड़ेंगे? आठ जोड़ देंगे, 36 आ गया। अब कितना जोड़ेंगे? नौ जोड़ेंगे, 45 आ गया। ठीक है, उसके बाद में कितना जोड़ेंगे? 10 जोड़ेंगे, 55 आ गया। तो इसी प्रकार से आगे आगे जोड़ते चले जाएंगे और संख्या बनती चले जाएंगी। अब आप लोग बोलेंगे कि सर ऐसा कैसे हुआ? देखो सीधी सीधी बात बताऊं तो, जैसे मतलब एक मिनट, हाँ कलर चेंज करता हूँ उसके बाद में समझाता हूँ। जी, देखिए आप लोगों ने यहाँ संख्या देखी, जो संख्या आपको दिखी वो एज इट इज इधर ही तो है। बस त्रिकोण बनाने के लिए नीचे हमने इस लाइन से एक ज्यादा जोड़ा है। ठीक है, एक ज्यादा जोड़ दी है संख्या, जैसे दो थी, दो में तीन जोड़ दी। ठीक है, यहाँ तीन एक्स्ट्रा जुड़ गई। अब आप लोग देखेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है पूरी, ये यहाँ देखने को मिलती है। बस इसमें एक प्लस करके ज्यादा जोड़ दी। ठीक है, यहाँ तीन जुड़ी थी, यहाँ चार जुड़ गई। अब आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे स्ट्रक्चर एज इट इज देखने को मिलती है, लेकिन पिछले में चार जुड़ी थी, अब पांच जुड़ गई। ठीक है, तो इसी प्रकार अब छः, सात, आठ, नौ, 10 इस प्रकार से जुड़ती चली जाएंगी। ठीक है, और त्रिकोणीय संख्या हमें प्राप्त होती चली जाएंगी। अब आपको देते हैं होमवर्क और प्यारा सा क्वेश्चन देते हैं, देखिए। प्रथम 10 त्रिकोणीय संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नहीं दूंगा, क्योंकि सीधी सी बात है, ऑप्शन देके किसी को तुक्के तो मारने नहीं, अब कॉन्सेप्ट तो बता दिया है, तो सीधा सीधा आपको आंसर ही देना है। तो ये आपका होमवर्क हो गया। ठीक है, होमवर्क हो गया आपका। आप लोग आराम से इसको घर पे आराम से, या तो अभी वीडियो पॉज करके, ये आपका कॉन्सेप्ट है, जो भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, और फिर ये आपका क्वेश्चन है, ये आप सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, देखिए जैसे जैसे आप लोग प्रश्नों को हल करेंगे ना, उसी प्रकार से आपका कॉन्सेप्ट है वो बिल्ड होता चला जाएगा, और साथ में आप लोग एकदम मतलब फिर रटना नहीं पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि कॉन्सेप्ट फिर रटना नहीं पड़ेगा। आप लोग मतलब किसी को भी कभी कोई भी नींद नींद में पूछेगा ना, तो आप लोग एकदम आसानी से
बताएंगे कि बस त्रिकोणीय संख्याएं क्या होती है। त्रिकोणीय संख्या वे होते हैं जिनसे त्रिकोण का निर्माण किया जा सकता है, जैसे 1, 3, फिर 6, फिर 10, फिर 15, फिर 21, 21 के बाद में 28, 28 के बाद में 28 में फिर हम कितना जोड़ते हैं, 7 जोड़ते हैं, नहीं 8 जोड़ेंगे, 36, उसके बाद में 45। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग बता पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी कंप्लीट होती है त्रिकोणीय संख्याएं, और इजी सा कॉन्सेप्ट था पर थोड़ा सा डिफरेंट था, तो पढ़ना पड़ेगा हमें। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं त्रिक संख्या या ट्रिपलेट नंबर क्या होता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं त्रिक संख्या या ट्रिपलेट। कुछ भी डिफरेंट नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। ठीक है, बहुत आसान है। ट्रिपलेट क्या होता है, देखिए 3, 4, 5 ट्रिपलेट है। अब आप लोग ऐसे समझे होंगे कि लगातार 3 आ गए ट्रिपलेट हो गए, नहीं। ट्रिपलेट होता है वो होंगे जिनमें किन्हीं दो का स्क्वायर का योग तीसरे के बराबर हो। जैसे 3 का स्क्वायर करूं और फिर 4 के स्क्वायर में जोड़ दूं तो मुझे 5 का स्क्वायर मिलता है। तो यहाँ मिलेगा क्या, 3 3 9, 4 चौक 16, कितना 25 होता है ना, जो कि 5 के स्क्वायर के बराबर है। सही है बात। तो ये हो जाती है ट्रिपलेट या त्रिक संख्याएं। ठीक है, और अलग कहीं से कॉन्सेप्ट नहीं आया, ये कॉन्सेप्ट आया समकोण त्रिभुज से और पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, समकोण त्रिभुज कब बनता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है कि कर्ण स्क्वायर आधार आधार स्क्वायर प्लस लंबी स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। ठीक है, यही बोलती है ना पाइथागोरस प्रमेय। तो वही चीज है। अगर मतलब ट्रिपलेट या त्रिक संख्या वही होंगी जिनमें तीनों की तीनों जो है वो समकोण त्रिभुज की भुजाएं होंगी। अब जैसे 3, 4, 5, तभी जाके मतलब पॉसिबल होगा कि 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, पाइथागोरस से। तो वही कॉन्सेप्ट है, उतना ज्यादा डीपली नहीं जाना, तो बस मैंने बता दिया, इतना इजी था, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए एक आज का अंतिम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और फिर क्लास को एंड करते हैं। कल की क्लास में हम लोग विभाजकता के नियम पढ़ेंगे बहुत शानदार तरीके से, उसके बाद में हम लोग संख्याओं का योग पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल की क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा भाई। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ लेते हैं, और वो हमारा कॉन्सेप्ट है, प्यारा सा कॉन्सेप्ट है हमारा, क्या, क्रम विनिमय। माफ कीजिए, क्रम विनिमय तो हम लोग पढ़ चुके हैं, पढ़ी थी क्या पिछली क्लास में, मेरे को याद नहीं है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना आज की क्लास में कि हमने पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी। अगर नहीं पढ़ी थी चलिए कल तो मैं भी चेकआउट कर ही लूंगा, फिर आज नहीं पढ़ते हैं उस चीज़ को। क्रम विनिमयता तो हम लोग कल की क्लास में देखेंगे, क्योंकि अगर पढ़ी होगी तो हम नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ी होगी तो कल की क्लास में पढ़ लेंगे। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे तत्समक अवयव। ठीक है, गुणन तत्समक, योज्य तत्समक, और प्रतिलोम अवयव भी है, गुणन प्रतिलोम और योज्य प्रतिलोम। देखिए मैं नाम लिख देता हूँ सबसे पहले। गुणन तत्समक एक ही स्लाइड में कंप्लीट कर लेंगे, उतना कोई खास है नहीं इसमें। योज्य तत्समक, तत्समक। उसके बाद में तीसरी चीज प्रतिलोम बताया था, गुणन प्रतिलोम। और चौथी चीज हमारी आती है योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम, देखिए कुछ डिफरेंट चीज नहीं है, एकदम आसान सा कॉन्सेप्ट है, नाम से ही उत्तर पता चलेगा। कैसे निकालते हैं वो सीखना है, क्या होता है उतना दिमाग नहीं लगाना, बस कैसे निकालते हैं वो देखिए, नाम से समझेंगे। सबसे पहले देखिए गुणन तत्समक। तत्समक मतलब उसके समान। मतलब अगर मान लो मैं अक्स नाम की कोई संख्या को किससे गुणा करूं कि मुझे वापस अक्स ही मिले। अब आप लोग हर कोई बता सकता है किससे गुणा करेंगे, बताइए, मन में बोलिए फटाफट कि किससे गुणा करेंगे। गुणन तत्समक निकालने के लिए बताइए किससे गुणा करेंगे। अक्स को जब हम लोग एक से मल्टीप्लाई करेंगे तभी वो निकल जाएगा ना, तो जिससे गुणा करते हैं वो गुणन तत्समक है। तो गुणन तत्समक का मान कितना होता है, एक होता है। मतलब एक को किसी से भी गुणा किया जाए वही संख्या प्राप्त होती है, यानी कि एक जो है वो तत्समक है। गुणन तत्समक है कि एक अगर किसी भी संख्या से गुणा होगा तो तत्समक मतलब उसी के समान संख्या प्राप्त होगी, तो एक होगा। क्लियर है। अब उसी प्रकार से योज्य तत्समक की बात करें तो अक्स है मान लीजिए संख्या, इसमें क्या जोड़ा जाए कि हमें अक्स ही मिले। सभी को पता है जीरो जोड़ेंगे वही संख्या आएगी। तो जीरो जो है वो योज्य तत्समक है, मतलब किसी संख्या में अगर जीरो जोड़ेंगे तो तत्समक संख्या प्राप्त होगी, मतलब उसी के समान संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, किसी संख्या में अगर जीरो जोड़ेंगे तो तत्समक यानी उसी के समान संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, अब देखिए गुणन प्रतिलोम। गुणन प्रतिलोम वो होता है जैसे, चलिए वो छोड़िए, होता क्या है वो छोड़िए एक बार, मतलब अगर आप लोगों ने पहली बार पढ़ा है तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा फिर आपका। आप लोग ये समझिए कि निकालते कैसे हैं। गुणन प्रतिलोम निकालने के लिए, प्रतिलोम, प्रतिलोम क्या होता है, उल्टा।
ऐसे समझिए प्रति, प्रति यानी उल्टा। अब उल्टा करने के लिए गुणन प्रतिलोम में क्या करते हैं, गुणा का भाग कर देते हैं, मतलब अक्स का गुणन प्रतिलोम हो जाता है 1/अक्स। ठीक है, तो जैसे 5 का गुणन प्रतिलोम हो जाएगा 1/5। क्लियर है। योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम में क्या करते हैं, चिन्ह परिवर्तित कर देते हैं। जैसे 5 का योज्य प्रतिलोम जो है वो हो जाता है -5। ठीक है, 5 का जो योज्य प्रतिलोम है वो क्या हो जाता है, -5। अब दूसरी चीज समझाऊं कि किस प्रकार से निकाले जाते हैं। तो गुणन प्रतिलोम वही होता है कि उसको अगर उस संख्या से गुणा किया जाए, किसी संख्या को उसके गुणन प्रतिलोम से गुणा किया जाए तो एक मिलना चाहिए। ठीक है, एक मिलना चाहिए। अब यहाँ समझिएगा किस प्रकार मैंने निकाला था। ठीक है, मैंने सोचा थोड़ा बता ही देते, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा फिर। देखिए, गुणन प्रतिलोम निकालने के लिए मान लीजिए हमें अक्स का गुणन प्रतिलोम निकालना है। मान लीजिए अक्स का गुणन प्रतिलोम जो है वो हमारा जी से रिप्रेजेंट करता हूं मैं। तो उस संख्या को अगर गुणन प्रतिलोम से गुणा करें तो हमें एक मिलना चाहिए। ठीक है, तो अक्स बराबर नहीं, जी निकालना है ना, तो जी बराबर अक्स है वो बट्टा में जाएगा 1/अक्स, तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, गुणन प्रतिलोम निकल गया। योज्य प्रतिलोम में क्या होता है कि जिस भी संख्या का योज्य प्रतिलोम हमें निकालना है, मान लीजिए अक्स का निकालना है और जी है, तो उसको उस संख्या में जोड़ने पे हमें जीरो मिलना चाहिए। तो जी का मान क्या हो जाएगा, माइनस का अक्स हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया ना कि गुणन प्रतिलोम और योज्य प्रतिलोम किस प्रकार से निकाले जाते हैं। क्लियर हुआ ना कि गुणन प्रतिलोम और योज्य प्रतिलोम किस प्रकार से निकाले जाते हैं और क्या होते हैं क्या नहीं होते। तो देखिए, यही थी आज की क्लास और इसी प्रकार से प्रश्न बनते हैं, इसी प्रकार से हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करते चले जाएंगे। इतना आसान से चीज थे, हम लोगों ने बहुत मजे में पढ़ी आज। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल एक नए जोश के साथ में, आगे कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक को। जैसे विभाजकता के नियम हो गई, हमें संख्याओं का या प्राकृत संख्याओं का योग किस प्रकार से निकालते हैं, वो सारी चीजें। और एक चीज ना, कल की क्लास स्पेशल इसलिए होने वाली क्योंकि विभाजकता के नियम पढ़ेंगे हम लोग। किसी भी टीचर ने इतने डिटेल में नहीं पढ़ाए होंगे जितने हम कल की क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो इस चैनल पे अगर आप लोग नए हैं और पूरा का पूरा जो मैथ है उसके साथ में पूरी की पूरी जो साइकोलॉजी है वो भी हम लोग इस चैनल पे पढ़ रहे हैं रीट परीक्षा के लिए। और हिंदी और वगैरह की तो हम लोग प्रैक्टिस के साथ में थ्योरी क्लास भी चला ही रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरा तो यही कहना है अगर आप लोग नए हैं तो। ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन अगर आप लोगों के सामने मान लीजिए बाई चांस सब्सक्राइब किया, कभी वीडियो नहीं देखी लेकिन एक वीडियो सामने आ गई, आपका मन किया और आप देख लिए, उसमें से दो प्रश्न पड़ गए, तो आपके लिए ही फायदे की बात है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल एक नए जोश के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।